Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the action membrane potential. Let's start. Students, action potential abbreviated as AP or active membrane potential or abbreviated as AMP, or it is also called as the initiation of nerve impulse. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो दो तरह का होता है। एक तो हमने डिस्कस किया प्रीवियस फ्रेम में कि ड्यूरिंग रेस्ट जब मेम्ब्रेन, जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन आउटसाइड मोर पॉजिटिव, इनसाइड मोर नेगेटिव, उस वक्त उसके अक्रॉस जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है दैट इज -70 मिलीवोल्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। लेकिन जब वहाँ पर उसको हम स्टिमुलस दें, उस रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो न्यूरॉन जो उस वक्त रेस्टिंग कंडीशन में है उसको हम स्टिमुलस दें तो उसमें देयर इज अ स्टार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, तो उसमें एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाएगा। उस वक्त क्या होगा, फॉर अ ब्रीफ इंस्टेंट ऑन दैट वेरी पार्ट द इनसाइड बिकम्स पॉजिटिव एंड आउटसाइड बिकम्स नेगेटिव फॉर अ वेरी पर्टिकुलर पार्ट। सो दिस इज कॉल्ड एज द एक्शन पोटेंशियल एंड दिस इज हाउ द नर्व इंपल्स इज इनिशिएटेड। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी न्यूरॉन को वहाँ पर नर्व इंपल्स को इनिशिएट करवाने के लिए एक स्टिमुलस चाहिए। स्टिमुलस हम पढ़ चुके हैं। एनी चेंज इन द एनवायरमेंट, either in the external or either in internal environment of anything is called as the stimulus. यहाँ पर कौन सा stimulus चाहिए? There is threshold stimulus. We need threshold stimulus. So what is threshold stimulus? It is the minimum amount of stimulus, which is usually in the form of electric current, required to start a nerve impulse. एक नर्व इंपल्स को स्टार्ट करवाने के लिए कम से कम जितना स्टिमुलस चाहिए उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। और डियर स्टूडेंट्स, इट इज यूजुअली 15 millivolts. It is usually 15 millivolts less than the RMP, resting membrane potential से वो कम से कम या आमतौर पर usually it is 15 millivolts less, means it is सो RMP कितना है हमारे पास -70 मिलीवोल्ट्स, और उससे 15 कम करेंगे तो कितना मान जाएगा -55 मिलीवोल्ट्स। तो आमतौर पर किसी न्यूरॉन को एक्साइट करवाने के लिए, उसमें नर्व इंपल्स को शुरू करवाने के लिए इतना करंट चाहिए होता है, इतना स्टिमुलस चाहिए होता है, और कम से कम इतना स्टिमुलस कहलाता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। इससे नीचे की फ्रीक्वेंसी का होगा इट विल बी अनेबल टू इनिशिएट अ नर्व इंपल्स, और उसको हम कहते हैं सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, सब threshold stimulus. That is the stimulus that fails to initiate a nerve impulse is called sub-threshold stimulus. और इसका मतलब क्या होगा कि वो स्टिमुलस की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी बिलो
-55 और 50 मिलीवोल्ट्स। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्शन पोटेंशियल को। सो एक्शन पोटेंशियल, अब थ्रेशोल्ड मिल गया तो फिर क्या होगा? एज सुन एज a neuronal membrane gets threshold stimulus, it becomes depolarized for a brief instant, during which इस दौरान the neuronal membrane becomes more positive inside, जो कि पहले आउटसाइड थी, and more negative आउटसाइड, जो कि पहले बाहर पॉजिटिव थी, अंदर नेगेटिव थी ज्यादा। अब जब वो डीपोलराइजेशन होगी तो क्या होगा कि अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव हो जाएगा फॉर अ ब्रीफ इंस्टेंट, परहैप्स फॉर 2 to 3 milliseconds. That is called action potential. That is called action potential, and it is मार्क कर लीजिए MCQs के लिए, it is +50 मिलीवोल्ट्स और +0.05 वोल्ट्स। क्लियर? अब इसको कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से नर्व इंपल्स शुरू हुई, किस तरह से वो डीपोलराइजेशन होगी और कैसे वो सारी चीजें वापस आएंगी। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस ग्राफ। इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली। So this graph will inshallah explain this topic very well. So along the y-axis we take the membrane potential, that is usually measured in millivolts. Clear? Along the y-axis. And along the x-axis, we are going to measure the time that is taken in milliseconds. So it starts from 0, and this is 1, this is 2, this is 3, 4, 5, and 6, and 7 milliseconds. And for here is minus 100 millivolts, minus 70 millivolts, and here we go, there is minus 50 millivolts, and here is 0 millivolts, 0, and over here is 50 millivolts, plus 50 millivolts. This is
plus 50. This is plus 50 millivolts. This is minus 50 millivolts. So here we go now, our action potential. So our action potential will start. So this line represents the RMP minus 70 millivolts. और हमारे पास जो स्टिमुलस चाहिए वो कम से कम 50 से ऊपर, माइनस 50 से ऊपर चाहिए, यानी यहाँ पर है हमारा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. So it starts and rising and rising and rising and up to this one. So this becomes the peak, and now it is going to return back, the repolarization and hyperpolarization and again repolarization. So this is our threshold stimulus. And this is the action potential. यहाँ पर हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं. So this is RMP. RMP. Ji, dear students, now let's have a look. So this is the first point. Point number 1. So your point number 1 क्या है? What is this state? This is the RMP minus 70 millivolts resting membrane potential. ये वाला माइनस. यहाँ पर उसको अब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिला माइनस 50 मिलीवोल्ट्स का. यहाँ पर दिस इज द थ्रेशोल्ड stimulus. Or this is the second point. Point number 2. This is point number 3. This is point number 4. This is the point number 5. यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 2 पे क्या हुआ. जैसे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिला, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से मिलने से यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 पे क्या होगा, यहाँ के जो सोडियम गेट्स हैं, यहाँ पर ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जो है वहाँ पर द सोडियम गेट्स ओपन. सोडियम गेट्स ओपन हुए. लेट्स सपोज कि इसी ग्राफ को मैं वो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन ही कंसीडर कर लूँ. तो आमतौर पर क्या था कि बाहर पॉजिटिव थी, यहाँ से बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव थी. ठीक है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिला तो सोडियम गेट्स यहाँ के ओपन हुए. सोडियम की कंसंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा थी डियर स्टूडेंट्स? बाहर, 10 गुना बाहर ज़्यादा थी. तो गेट जैसे ओपन होगा तो सोडियम बाहर से अंदर की तरफ आएगा. तो अंदर से बाहर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आइन. तो अंदर क्या क्रिएट होगी? पॉजिटिविटी. द इनसाइड विल बिकम पॉजिटिव. और बाहर से चूंकि लॉस हो रहा है पॉजिटिव आइंस का, तो बाहर क्या क्रिएट हो जाएगी? नेगेटिविटी. सो दिस इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन. दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन. दिस इज द रिवर्सल ऑफ पोलराइजेशन. तो यहां पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो होती है वो पोलराइज्ड होती है. इसमें दरमियान में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस 2 पोल्स क्रिएट हो चुके हैं, जो चार्जेस सेपरेट हो चुके हैं. अंदर वाले साइड पे नेगेटिव, बाहर वाले साइड पे पॉजिटिविटी ज्यादा है. सो दैट इज पोलराइज्ड स्टेट. यहां पर रिवर्स हो रहा है पोलराइजेशन का, यानी कि ये बाहर पोलराइज थी, अब ये रिवर्स हुआ. तो रिवर्स को कहते हैं डीपोलराइजेशन. द रिवर्सल ऑफ पोलराइज्ड स्टेट इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन. किस वजह से हो रहा है कि जैसे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलेगा, इस पॉइंट के ऊपर सोडियम गेट्स ओपन होंगे एंड देयर विल बी सोडियम आयंस इनफ्लक्स. सोडियम आयंस अंदर की तरफ आ रहे हैं. अंदर आएंगे तो पॉजिटिविटी ज़्यादा, बाहर से चूंकि पॉजिटिव आयन लॉस हो रहा तो बाहर नेगेटिविटी ज़्यादा. तो इस वजह से ये ऐसे हो जाएगा. ठीक है, अंदर आते जा रहे हैं, बाहर ये मेम्ब्रेन नेगेटिव होती जा रही है. ठीक है, और अंदर वाली साइड पॉजिटिव होती जा रही है. ठीक है,
तो अंदर चूंकि पॉजिटिव आयन आ रहा है तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसकी तरफ, -50 से किधर मूव करेगा, ऊपर की तरफ, 0 पे हुआ, फिर +10, +20, +30, मैक्सिमम कहां तक जाएगा, +50 पे। +50 पे जाकर के सोडियम आयंस की मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका। जो 10 गुना बाहर ज्यादा थे जब अंदर आए तो +50 पे क्या होगा कि दे विल अटेन द इक्विलिब्रियम, नो मोर आयन इज अलाउड टू विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो यहां पर फिर क्या किया जाएगा, एट दिस पॉइंट नंबर 3, यहां पर +50 है, यहां पर जो सोडियम गेट्स दे आर क्लोज्ड, इनको बंद कर दिया जाएगा। सोडियम गेट्स क्लोज, आप जितने अंदर आने थे आ गए, ठीक है, ये बंद, दरवाजा बंद, ठीक है। लेकिन इसी पॉइंट के ऊपर पोटाशियम गेट्स, द पोटाशियम गेट्स ओपन। तो जब पोटाशियम गेट्स ओपन होंगे तो पोटाशियम कहां ज्यादा थी, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के बाहर ज्यादा थी, ठीक है। तो वो मेम्ब्रेन जो कि अब इससे पहले डीपोलराइज हो चुकी है, अंदर ज्यादा पॉजिटिव हो चुकी है, बाहर ज्यादा नेगेटिव हो चुकी है। तो जब पोटाशियम आयन चूंकि बाहर ज्यादा थे, अंदर ज्यादा थे, बाहर कम थे, तो कितनी कंसंट्रेशन ज्यादा थी अंदर, 20 टाइम्स मोर। तो जैसे पोटाशियम गेट ओपन होंगे एट दिस पॉइंट +50 मिलीवोल्ट्स के करीब, तो क्या होगा, द पोटाशियम विल मूव आउट। तो अंदर से बाहर क्या जाएगा, पोटाशियम। देयर विल बी आउटफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयंस। वो मेम्ब्रेन से अंदर, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन से अंदर से बाहर जाएंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन डिफरेंस है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो मूव करें, क्योंकि उनके गेट्स ओपन हो चुके हैं। और याद रखिएगा जी, सोडियम गेट है, जो पोटाशियम गेट है, दीज आर इलेक्ट्रिकली मेंटेन्ड, ये इलेक्ट्रिकली सेंसिटिव वोल्टेज गेट्स हैं, ठीक है, जो करंट को सेंसिटिव हैं, उसकी मदद से ये ओपन और क्लोज होते हैं। तो जैसे ये पोटाशियम आयन निकलेंगे बाहर, तो अंदर से बाहर क्या जा रहा है, पॉजिटिव आयन, अंदर दोबारा क्या क्रिएट हो जाएगी, नेगेटिविटी, बाहर दोबारा क्या क्रिएट हो जाएगी, पॉजिटिविटी। सो बाहर दोबारा से पॉजिटिव, अंदर दोबारा से नेगेटिव। यहां पर क्या हुआ, चार्जेस का रिवर्सल हो गया, ठीक है। जो रिवर्स, ये पहले यहां पर रिवर्स हुआ था, अब उनका वापस हो गया। दिस इज कॉल्ड एज, दिस पॉइंट, दिस फोर्थ पॉइंट इज कॉल्ड एज रीपोलराइजेशन। दिस इज कॉल्ड एज रीपोलराइजेशन। फिर आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, ये आपका -70 मिलीवोल्ट आ गया। तो जो मजीद सोडियम आयन अंदर आते जा रहे हैं, -70 वोल्ट पे भी नहीं रुके, बल्कि थोड़ा सा और नीचे चला गया ये करंट। दिस इज कॉल्ड एज द ओवरशूट। ओवरशूट कहते हैं। और दिस इज द टाइम फॉर द रिकवरी। दिस इज टाइम फॉर द रिकवरी। ये ओवरशूट क्यों है, रिकवरी क्यों है, पहले इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लें, यहां से लेकर के यहां तक। याद रखिएगा, पॉइंट नंबर 2 से लेकर के और पॉइंट 5 तक पहुंचने में, इसमें सिर्फ टाइम कितना लगा है, इसको अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 मिलीसेकेंड्स। याद रखना एमसीक्यू। दूसरा, ये जो डीपोलराइजेशन है, ये कितनी देर के लिए रहेगी, इट विल लास्ट फॉर अबाउट 1 मिलीसेकेंड, ठीक है, याद रखना है। ये 1 मिलीसेकेंड के लिए रहेगी डीपोलराइजेशन स्टेट, फिर वापस से रिपोलराइज हो जाएगी। तो एक हिस्सा न्यूरॉन का यहां पे देखिए, तो ये न्यूरॉन यहां पर इसकी डीपोलराइजेशन, अगला हिस्सा फिर ये रिपोलराइज, अगला हिस्सा डीपोलराइज, 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 डीपोलराइज। सो इट विल क्रिएट अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस अलोंग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन। यहां से जो पोलराइज था वो डीपोलराइज था, वो दोबारा से रिपोलराइज हुआ, अब अगला हिस्सा डीपोलराइज हुआ, अब अगला हिस्सा डीपोलराइज हुआ, इस तरह करके अलोंग दी, जब तक कि वो एंड तक ना पहुंच जाए द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द न्यूरॉन, तब तक ये ऐसे वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस चलती रहेगी, ठीक है। अब इतने हिस्से में यहां पर परफॉर्म हुआ, डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, दिस इज द एक्शन पोटेंशियल। और यहां से लेकर के यहां तक, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड, थोड़ा सा ओवरराइट कर रहा हूं, इसको समझ लीजिएगा खुद ही, ठीक है, कि इसको मिक्स नहीं करना। यहां से लेकर के यहां तक इसे ये कहलाता है रिकवरी पीरियड या रिफ्रैक्टरी पीरियड। डियर स्टूडेंट्स, ये रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या है और ये रिकवरी पीरियड क्या है, और ये थोड़ी सी ओवरशूट किस लिए है, ये ओवरशूट या इसको कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन, ये पोलराइजेशन हो रही थी, रिपोलराइजेशन, दिस इज कॉल्ड, ये यहां पर थोड़ी ज्यादा ही नीचे चला गया, आरएमपी से ज्यादा ही नीचे थोड़ी सी ये ग्राफ चला गया, दिस इज कॉल्ड हाइपर पोलराइजेशन। ये हाइपर पोलराइजेशन क्यों हुई है, तो यहां पर उसकी मैं रीजन आपको मेंशन कर देता हूं। हाइपर पोलराइजेशन किस वजह से हुई, ड्यू टू, इट इज ड्यू टू लेट क्लोजर
ऑफ पोटाशियम गेट्स। पोटाशियम गेट्स थोड़ा देर से बंद हुए हैं, इस वजह से ये थोड़ा नीचे चला जाएगा, ओवरशूट हो जाएगा, हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगी मेम्ब्रेन। लेकिन यहां तक तो ऐसे रहेगा, जो पोटाशियम गेट्स अभी तक बंद नहीं हुए, तो पोटाशियम अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी और नेगेटिव होती जा रही है, -70 से भी नीचे चलेगी। ठीक है, ये किस वजह से? ड्यू टू द लेट क्लोजर ऑफ पोटाशियम गेट्स। इससे क्या होगा कि पोटाशियम आयंस बाहर ज्यादा चलेगी, अंदर से बाहर ज्यादा चलेगी, जिसकी वजह से ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट हो गई। तो ये sorry, so due to the late closure of potassium gates, this hyperpolarization will be occurred. Clear? अब dear students होगा क्या कि जब ये रिकवरी हो रही है, उसे हम कह रहे हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। इस दौरान जब ये रिकवरी हो रही है तो एक पोलराइज्ड मेम्ब्रेन और रीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन, इनमें फर्क जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारे पास जेन्युइन पोलराइज्ड मेम्ब्रेन थी, इसका वोल्टेज कितना? -70 मिलीवोल्ट्स। ये हमारे पास रीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन है, ये भी उसी तरह से ही है, रीपोलराइज्ड। लेकिन यहां पर कुछ डिफरेंसेस हैं। रीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन में इसकी जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल इन दोनों का होगा सेम। द पोटेंशियल विल बी सेम, मतलब इन दोनों का क्या हो जाएगा? सेम। -70 मिलीवोल्ट्स हो जाएगा, इसका भी बाद में -70 मिलीवोल्ट्स हो जाएगा। पोलराइज का तो है -70, इसका भी -70 हो जाएगा। फर्क कहां पर आएगा? फर्क आएगा आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब मुझे ये बताएं कि जब ये मेम्ब्रेन पोलराइज्ड थी, जब पोलराइज्ड जेन्युइनली आरएमपी में थी, तो तब इस कंडीशन में जब क्या हुआ था कि सोडियम आयंस आउटसाइड ज्यादा थे और पोटाशियम आयंस इनसाइड ज्यादा थे। ऐसे हुआ था ना, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे सोडियम आयंस 10 गुना बाहर ज्यादा होते हैं, पोटाशियम आयंस 20 गुना ज्यादा अंदर होते हैं। लेकिन जो रीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन है उसमें ऐसा नहीं है। आपको पता है जब सोडियम आयन अंदर आए थे तो यहां पे पोटाशियम गेट बंद हो गए थे। मतलब कि एक रीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन में क्या होगा कि जो सोडियम आयंस हैं दे आर नाउ इनसाइड मोर, और यहां से देखें जब ये पोटेशियम गेट खुले हैं तो मुझे जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं, पोटेशियम बाहर जा रहा है, पोटाशियम आउटसाइड ज्यादा हो जाएगा। तो ये देखें यहां पर डिफरेंस आ गया ना, पोलैरिटी पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब कि वो चार्ज उतना ही तकरीबन रहेगा, लेकिन जो आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑपोजिट हो जाएगी। पोलराइज्ड मेम्ब्रेन में सोडियम आयन ज्यादा होते हैं 10 गुना बाहर ज्यादा, और पोटाशियम आयन होते हैं 20 गुना अंदर ज्यादा। लेकिन जब रीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन होगी आफ्टर डीपोलराइजेशन दे विल इनसाइड मोर। ठीक है, सोडियम आयन अंदर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर जब अंदर आ रहे थे तो सोडियम के गेट बंद हो गए थे, और पोटेशियम आयन मुसलसल बाहर जा रहे हैं, इस वजह से उनकी कंसंट्रेशन आउटसाइड ज्यादा हो जाएगी। तो फिर वापस कैसे लाया जाएगा इसको? नॉर्मल -70 पे कैसे लाया जाएगा? तो सोडियम आयंस अंदर ज्यादा, पोटेशियम आयंस बाहर ज्यादा, तो इसका हो गया रिवर्स, इसका हो गया अपोजिट। तो आरएमपी में वापस लाने के लिए, उसको वापस से रिपोलराइज करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? सो हियर इज द रोल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम पंप्स। अब यहां पर क्या होगा? सोडियम पोटेशियम पंप्स वो क्या करेंगे? जो सोडियम अंदर ज्यादा रह गई थी उसको बाहर फेंकेंगे, और जो पोटेशियम बाहर ज्यादा चली गई थी उसको वापस अंदर लेकर के आ जाएंगे, ताकि आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस हो सके। ये सारा कुछ जो हो रहा है इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। मतलब इट इज द रिकवरी। यहां पर क्या हो रही है? रिकवरी, याद रखिएगा। और ये जो टोटल यहां पर जो टाइम ड्यूरेशन हो रहा है, इट टेक्स अबाउट रिफ्रैक्टरी पीरियड, इट टेक्स अबाउट 4 मिलीसेकंड। टोटल ये सारा काम किसमें हो रहा है? 2 से 3 मिलीसेकंड या फिर 4 मिलीसेकंड मैक्सिमम। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि 1 सेकंड में, इट मींस, अच्छा रिफ्रैक्टरी पीरियड का याद रखिए, इट लास्ट फॉर 4 मिली सेकेंड्स। ये याद रखना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। रिफ्रैक्टिव पीरियड कितना टाइम का होगा? 4 मिली सेकेंड्स का। और एक टोटल यहां पर 5वें पॉइंट तक पहुंचते हुए टोटल कितना टाइम लगा? 2 से 3 सेकंड का। लेकिन रिफ्रैक्टरी पीरियड, सिर्फ रिफ्रैक्टिव पीरियड यहां से यहां तक है, ठीक है, उसको 4 मिली सेकंड लगे। मतलब कि उस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को वापस नॉर्मलाइज करते हुए इतना टाइम लग गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह होगा कि 1 सेकंड में, इन 1 सेकंड a neuron can generate 250 nerve impulses can be generated। ठीक है, ये भी हमसे मार्क कर लीजिए। 4 मिली सेकंड में टोटल ये काम हो रहा है,
तो 1 सेकेंड के अंदर कितना हो जाएगा? इट विल टेक अबाउट मतलब कि 1 सेकंड में अगर हम उसको डिवाइड करें तो ये तकरीबन 250 नर्व इंपल्सेस 1 सेकंड में गुजर सकती हैं एक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन से। सो दिस इज हाउ द एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल ट्रेवल्स। सो होपफुली यहाँ से आपको समझ आ गया। ये न्यूरॉन मेम्ब्रेन रेस्टिंग पे थी, -70 मिलीवोल्ट चार्ज था, इसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिला और इससे क्या हुआ कि यहाँ पे सोडियम गेट्स खुल गए, सोडियम अंदर आया, आता गया, अंदर पॉजिटिविटी होती गई तो ये ऊपर चार्ज पॉजिटिव की तरफ गया, +50 पर जाकर के जो है इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। अब सोडियम गेट भी यहाँ पर बंद हो गए, सोडियम आयन जितने अंदर थे वो ट्रैप हो गए। अब पोटेशियम आयन जो है वो जो पोटेशियम गेट्स हैं वो ओपन होंगे, उससे क्या होगा? पोटेशियम आयन अंदर से बाहर जाएंगे, वापस अंदर नेगेटिविटी बाहर पॉजिटिविटी, जाते जाएंगे। इनके लेट क्लोजर होने की वजह से थोड़ा सा नीचे चला जाएगा ये शूट, ठीक है, जिसको ओवर शूट कहते हैं या जिसको हाइपर पोलराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर तक पहुँचते हुए अब यहाँ से रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी, वापस उसको लेकर आने में मदद करेंगे द सोडियम पोटेशियम पंप्स। ये टोटल उसको रिकवर करते हुए 4 मिली सेकेंड लगेंगे। और इस दौरान यहाँ पे ये याद रखना है कि पोलराइज्ड और रीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन की में पोटेंशियल का तो खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ये एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना आपने। क्लियर? ये पोलराइज्ड मेम्ब्रेन जेन्युइन थी और ये रीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन जेन्युइन है, ठीक है। अगर बात ना समझ आए तो उसको दोबारा से एक दफा रिवाइंड करके देख लीजिएगा कि ये ऐसा डिफरेंस क्यों है।